आंसर राइटिंग में इसमें जो है ना, सबसे पहले आपको समझना ही क्या है। आंसर राइटिंग करते समय सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है। ये क्वेश्चन जो यूपीएससी देगा या पीएससी जहां हम मेंस देंगे वो देगा। क्वेश्चन समझने के लिए क्या करना है? क्वेश्चन समझने के लिए सबसे पहले आपके इसके नेचर में जाना होगा। नेचर, फिर इसके इंडिकेशन में जाना होगा। क्या इंडिकेट करना चाह रहा है? जैसे खांसी क्या इंडिकेट करती है, और खांसी का अलग अलग नेचर होता है। क्वेश्चन गवर्नेंस का है, क्वेश्चन पॉलिटी का है, क्वेश्चन हिस्ट्री का है, क्वेश्चन भूटान और बांग्लादेश है, नेपाल है, चीन है। क्वेश्चन का अपना एक नेचर होगा, एक प्रकृति लिए हुए होगा। अगर हम चीन से कोई सवाल, हमारा भारत इंडो चीन संबंध पे चर्चा की जा रही है, तो इतना समझ लीजिएगा कि उसमें कुछ ऐसे पहलू होंगे जो डिस्प्यूटेड होंगे राइटिंग में। लेकिन जब रसिया से बात की जाएगी तो ज़्यादातर हम ग्रोथ की, व्यापार की, मित्रता की, नेचुरल फ्रेंड की, इसकी संभावनाएं ज़्यादा होंगी उस प्रश्न की नेचर में। अगर अमेरिका के रेशियल फैक्टर पे कोई क्वेश्चन है, वहाँ के जो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है कभी कभी काला गोरा, तो आप समझ लीजिए उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ समीक्षात्मक बिंदु दिखेंगे कि 400 साल पुराना ये बवाल जा नहीं रहा है। तो क्वेश्चन जो है किस नेचर का है, तो आप जैसे किसी का नेचर समझें। जैसे हमने नाम लिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अब आप उनके नेचर से वाकिफ़ हैं ना, तो आप किस तरीके के प्रश्न आपके सामने आएंगे? संघर्ष के प्रश्न आएंगे, गरीबी मुफलिसी में कितना मेहनत किया उन्होंने, लोगों को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, बड़े से बड़े पद को हासिल किया, ये फीलिंग आएगी। समझ गए ना? तो ऐसे ही अलग अलग देश हो, पर्सनालिटी हो, या कोई इशू हो, तो वो इशू आप उस नेचर को तो समझना पड़ेगा ना कि किस नेचर का। जैसे हम दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर के बैलेंस को देखने की कोशिश करें, तो हमको तुरंत समझ जाना चाहिए कि चाइना जो है हिंद महासागर में अपनी एक एकाधिकार चाहता है, और दक्षिण चीन सागर में एकाधिकार अपनी बपौती ही मानता है, या दखल चाहता है हिंद महासागर में। तो एक प्रकार से इनक्लोज उसके साथ हमारा जो समझ है वो इसी नेचर के क्वेश्चंस होंगे। तो पहले तो क्वेश्चन के नेचर को आप भापना शुरू कीजिए, समझे ना? क्वेश्चन का जो नेचर है उस पर आप अपना दिमाग लगाइए, फिर उसके इंडिकेशन पे जाइए। जैसे कोई बीमारी सिग्नल देती है, शरीर में कोई भी बीमारी आती है, तो अगर उसको डायग्नोज करेंगे, जिसको हम समझना चाहें, तो सिग्नल आता है। और सिग्नल क्या होता है? इंडिकेशन में जाएंगे तो इंडिकेट क्या कर रहा है? आपसे क्वेश्चन रिव्यू करा सकता है, आपको एनालाइज करने के लिए बोल सकता है, क्रिटिसाइज करने के लिए बोल सकता है, इसकी मेरिट डिमेरिट की बात कर सकता है, इस पर कमेंट की बात कर सकता है, और भी इसी तरीके से बहुत सारे मुद्दों को उठा सकता है प्रश्न। ये इंडिकेशन को समझना है। अब अगर आपने इस इंडिकेशन को समझ लिया, तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि इसको बंद कैसे करेंगे और शुरू कैसे करेंगे। अगर आपने बिना मतलब के भूमिका देने लगे और बिना मतलब को निष्कर्ष देने लगे, तो कुछ चीज़ों के लिए अलाउ नहीं है ये।
तो जैसे मान लिया किसी आदमी को सर्दी है और वो उसकी सिर दर्द की दवाई खा रहा है, या कहा जाए उसको पेट दर्द है और सिर दर्द की दवा खा रहा है, तो इंडिकेशन समझो ना। क्यों? आपने इंडिकेशन समझे बगैर जो गोली मिली पी लिया, ये नहीं रोग ठीक करेगा। इंडिकेट क्या कर रहा है? कह रहा रिव्यू कीजिए, एनालाइज कीजिए, क्रिटिसाइज कीजिए, मेरिट डिमेरिट बताइए, इस पर कमेंट कीजिए, डिस्कशन कीजिए, जो भी एक्स वाई जेड चर्चा वगैरह कीजिए। अब आप चर्चा करने के लिए बोल रहा है और आप निष्कर्ष लिख रहे हैं, चर्चा करने के लिए बोल रहा है, वो कमेंट करने के लिए बोल रहा है, आप निष्कर्ष लिख रहे हैं। तो आपने अगर इंडिकेशन नहीं समझा तो आप कुछ भी कर देंगे ऐसे। जो घर में खाना बनता है वो दाल ही होती है, लेकिन अरहर की दाल होती है, मूंग की दाल होती है, कुछ और भी तरह तरह की उड़द की दाल होती है। दाल का तो वेराइटीज भी होगा ना। वैसे ही है सब प्रश्न ही, लेकिन प्रश्न में कुछ चीज़ें तो इंडिकेट कर रही है ना अलग से। शरीर में एक ईएनटी का डॉक्टर होता है, एक 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 किडनी का डॉक्टर मिले, हार्ट का मिले, इससे इसी शरीर 36 प्रकार के डॉक्टर हैं। सर दर्द हो रहा है, चले गए आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास। क्यों भाई? वो क्या करेगा उसमें? आपको इंडिकेशन समझो ना कि किस तरीके से के डॉक्टर के पास जाना है। तो प्रश्न को आपने आंसर राइटिंग में जब क्वेश्चन आपने पढ़ा तो क्वेश्चन के नेचर को समझा। क्वेश्चन के नेचर में जाइए, इंडिकेशन में जाइए, फिर उसके बाद उसमें भूमिका की जरूरत है कि नहीं, निष्कर्ष, ये सब समझना पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद तब आप किस में जाएंगे? तब कहाँ जाएंगे? लिखते समय कुछ फैक्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है? इसको बोलते हैं कच्चा माल। ये बहुत शॉर्ट में मैंने समझा दिया, इसको समझाने में 20-21 घंटे लगते हैं हमको, एक थोड़ा सा बता दिया। ये तब तब क्या जरूरत पड़ेगी? कच्चा माल की। कच्चा माल में क्या होगा? एक फैक्ट चाहिए, कंसेप्ट। जो क्वेश्चन आप लिखने जा रहे हैं उसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। मान लो भारत भूटान संबंध में कुछ लिखने जा रहे हैं और उसने कहा भारत भूटान संबंधों की समीक्षा कीजिए। रिव्यू क्या हो गया? एक इंडिकेशन मिला हमको रिव्यू करना है। जैसे मेरी कोई बुक है, मैंने आपको कहा पढ़ के इस पर रिव्यू दीजिए अपना। आपने कहा ये किताब अच्छी है, ये प्रतियोगियों के लिए बड़े काम की है, और मेरा अनुमान है कि अगर ये सिविल सर्विसेज के प्रतियोगी इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उनके जो सवाल होते हैं उसके काफ़ी समाधान इसमें मिलेंगे। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि यह पुस्तक काफ़ी कठिन शब्दों में लिखी गई है। यदि इसको और सरल कर दिया गया होता तो सामान्य जो विद्यार्थी औसत दर्जे का है उसके लिए भी ये ज़्यादा उपजाऊ होती। हो गई समीक्षा? हाँ, तो ये हमने बताया, कंसेप्ट कर दिया। ये आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप उत्तर लिख रहे हैं तो आप तो मतलब वही बात है, फालतू वाला काम कर रहे हैं आप। फैक्ट नहीं है, कंसेप्ट नहीं है, और क्या नहीं है? एनालाइज करने की कैपेसिटी, इंटेंसिव एनालिसिस नहीं है। इसको बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन नहीं है। एप्लीकेशन पता होना चाहिए। और चौथा क्या पता हो? इंटेंसिव एनालिसिस की क्षमता होनी चाहिए। अगर आपको फैक्ट का आइडिया नहीं है, अगर आपको कंसेप्ट का आइडिया नहीं है, और अगर आपका इंटेंसिव एनालिसिस एप्लीकेशन पता नहीं है, और आपका इंटेंसिव एनालिसिस करेक्ट नहीं है, तो आप उत्तर नहीं लिख सकते। घर बनाने के लिए सिर्फ ड्राइंग रूम का नक्शा लेके घूमेंगे और वहीं बैठ के चाय पीना शुरू नहीं कर देंगे। पहले उसका मजदूर बुलाइए, नींव खुदवाइए, सरिया गिरवाइए, ईंट गिरवाइए, उसको बनवाइए, पुट्टी पुताई कीजिए, तब बैठेंगे, सोफा लगाएगी तुरंत ही।
है, नक्शे में ही। तो जब कोई आपके पास क्वेश्चंस आए तो क्वेश्चन के नेचर को पहले देखो। क्वेश्चन का नेचर स्वतः 50% समस्या हल कर देता है। अगर कोई लड़ाई झगड़े का क्वेश्चन होगा तो उसमें आपको बहुत, उसका जो कच्चा माल होगा वो अलग सिम्टम्स के होंगे, समझ गए ना। और इंडिकेशन को तो जरूर समझ के चलो, एग्जामिनर नंबर नहीं देता ऐसे फालतू लिख दोगे कुछ भी। भूमिका निष्कर्ष की नहीं जरूरत है तो उसमें टाइम पास मत करो, हर चीज में नहीं घुसेड़ना इसको। और जब क्वेश्चन आप समझ गए, चलो समझ गए, पॉलिटी का क्वेश्चन है या सोशल जस्टिस का क्वेश्चन है, गवर्नेंस का, XYZ किसी का भी क्वेश्चन है। अब आप ये देखो कि तुम्हारे पास माल क्या है। जैसे आपने समझ गए गाड़ी इतनी की उतनी, अब देखो तुम्हारे बैंक में कितना पैसा है। बैंक में 50 रुपया है तो ये हल नहीं होगा। फैक्ट क्या है आपके पास, फैक्ट जुटाओ, कंसेप्ट बनाओ, पढ़ो पहले उसको, फिर उसके बाद उसके एप्लीकेशन को समझो। क्या चीज तुम अप्लाई करोगे, कुछ भी थोड़ी लिखोगे। 150 शब्द में आपको उत्तर लिखना है और 5 पन्ना में वो टॉपिक छपा है, तो एप्लीकेशन को तो, उसके अनुप्रयोग को तो समझेंगे ना। हाँ, कि आप पेन ऐसे घिसते रहे 5-6 मिनट तक हो गया उत्तर, ऐसे थोड़ी चलेगा काम। और इंटेंसिव एनालिसिस क्या कर रहा है, इसका मतलब होता है सघन विश्लेषण। अगर आप बीए के स्टूडेंट होते तो हम ये ना बताते, एप्लीकेशन पे भी हम जोर नहीं देते। हाँ, थोड़े कंसेप्ट क्लियर अपना लिख के छुट्टी करो, लेकिन सिविल सर्विसेज 2 कदम आगे चलता है। वो सवाल वही पूछेगा जो रिलेवेंसिव होगा, उसके सवाल उठा के देखा करो। सोसाइटी बदलती है तो उसका पेपर बदल जाता है, उसके एप्लीकेशन। इसीलिए वो जब प्रश्न बनता है तब उत्तर बनते हैं, उसके प्रश्न आए बगैर कहीं उत्तर रखे नहीं होते हैं, तब वो नजर आता है। वो यूपीएससी का जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है तब बाकी लोगों का दिमाग चलता है, प्रश्न से पहले दिमाग नहीं चला होता उनका। बड़े से बड़ा कितना बड़ा टीचर धन्ना सेठ हो, कोचिंग में भीड़ इकट्ठी की जा सकती है, पढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये प्रेडिक्शन बहुत ही मामूली है कि इस तरीके के प्रश्न आएंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। समझ गया ना। अब जैसे सोशल जस्टिस का क्वेश्चन क्या प्रिडिक्ट करेंगे आप, आईआर का क्वेश्चन में कितना प्रिडिक्शन करेंगे आप, गवर्नेंस में क्या प्रिडिक्ट करेंगे आप, एथिक्स में तो कर ही नहीं पाते आप। सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके हिसाब से देखते हैं। कभी आप सोच सकते हैं कि निबंध पूछेगा उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। अब कोई भी सेखी पघारता फिरे, लेकिन उसकी कल्पनाओं से बाहर रहा होगा ये। हाँ, तो जब प्रश्न आता है यूपीएससी का तब बड़े बड़े चिंतकों का दिमाग चलता है, तब उसके एप्लीकेशन, कंसेप्ट और इंटेंसिव एनालिसिस में चक्कर लगाते हैं उसकी कक्षा में। तो अगर आप बीए वगैरह कर रहे होते तो इसी 2 को बोलते, इसी से काम चला लो, सिविल में इससे। लेकिन आपकी आदत क्या है, यहीं 2 तक रहते हो और कंसेप्ट भी ठीक से क्लियर नहीं होता, उसको अलंकारित शब्दों से भरते हैं आप। एग्जाम में ध्यान रखना है कि आप अलंकारित शब्दों से उसकी भरपाई नहीं करेंगे। आपने सोचा कि शब्द बढ़ाने के लिए अलंकारित टाइप का बना देते हैं, उसे कहानी टाइप का, जैसे उसी को लंबा गूंथ गोल गोल घुमा देते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। और आपने शब्द का आइडिया ले लिया कि 250 शब्द हो रहा, उत्तर रोक दिया, उत्तर बना ही नहीं जबकि। भाई जैसे इस दीवार को मैं धक्का दूं, दीवार गिरे ना, तो विज्ञान के हिसाब से बताइए काम हुआ है। 5-6 घंटे धक्का दें, साइंस में क्या पढ़े हैं आप।
इस दीवार को हम धक्का दें, ऐसे खड़े रहें धक्का देते हुए, दिन भर पसीना बहाएं और पानी पीते रहो, दीवार अपनी जगह खड़ी रहे, आप बता सकते हैं काम हुआ है? नहीं हुआ है। तो आप आंसर कितना भी बड़ा छोटा लिखो, जब उसका क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है तो आंसर नहीं है। आपके लिख देने से, पेन की स्याही खर्च कर देने से, 1.5 पन्ना भर देने से थोड़ी उत्तर हो जाता है। उसके ये मामूली जो पक्ष हैं ये बेजोड़ हैं, इसको समझने की जरूरत है। ठीक, और उत्तर कभी भी, और ये हेडिंग पेडिंग की जरूरत नहीं है, उससे प्रेजेंटेशन की जरूरत जरूर है। प्रेजेंटेशन का मतलब ऐसे, जैसे कोई क्वेश्चन लिया और मान लिया इसको, इसका करेक्टिव कोई फॉर्म बता रहे हो, आपने कहा करेक्टिव फॉर्म। अब इसको, आपको किसी चीज का करेक्टिव फॉर्म, आप इसको अच्छे से प्रस्तुत करना चाह रहे हो, तो आप कह सकते हैं कि इसके करेक्टिव फॉर्म में एक है इसका डायग्नोस, फिर दूसरा कहा इसका रिफॉर्म, फिर इसमें कहा इसका एप्लीकेशन, फिर यहाँ पर कहा इसका मेरिट एंड इसके इफेक्ट। ऐसे आपने एक चित्र बनाया, फिर लिखा कि जब ये डायग्नोस हो जाता है और इसमें हमें कमियों का पता चलता है और इसके अनुप्रयोग को जब समाज की दृष्टि से देख लिया जाता है तो इसके लाभ हानि का पता होता है और उसी से यह चीज़ जनता को प्रभावित करती है। ये एक लाइन नीचे रख दी है और ये चीज़ प्रेजेंट कर। अब एग्जामिनर देखा करेक्टिव फॉर्म में ये बताया है, हाँ ठीक है। इसका तरीका ऐसे भी कर सकते हैं, करेक्टिव फॉर्म लिखा, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते, ऐसे लिख सकते, कुछ तो प्रेजेंट करो ऐसे। ये इस तरीके के बजाय ऐसे सीधा बना सकते हैं, ऐसे किया करेक्टिव फॉर्म, उसके बाद ऐसे खींचा, ऐसे ऐसे, कोई तो तरीका बनाओ और यहाँ लिखते चले गए, फिर यहाँ 2 लाइन में इसका डेरिवेशन कॉम्पैक्टफुल बना दिए, हो गया। समय भी कम लगा, कॉपी में जगह भी ठीक से उसकी हो गई, और कम शब्दों में लिखो ना। अब आपने लिख दिया तो इतने में ही आपने इसको समझा दिया, नहीं यहीं गोणे पड़े हो फालतू का चीज, ठीक है। ये किसकी कॉपी थी ये? हाँ, अच्छा आज वो आई नहीं है, चलो इसको छोड़ो। ये बेटा तो तुम अपनी राइटिंग ठीक करो। तुम स्पष्ट नहीं लिख रही हो, लपेटती हो बहुत ज्यादा, एग्जामिनर को तकलीफ होगी इससे। बात बड़ी की नहीं है, पेन नहीं उठाती हो तुम बिल्कुल भी, नहीं समझे? इंग्लिश लिखने वाले कुछ विद्यार्थी पेन नहीं उठाते हैं। जैसे आपने माना एंड भी लिखा है ना, तो देखिए जैसे मैंने एंड लिखा, माना AND, एन के साथ डी तो पेन ना उठे चले, ए के साथ भी पेन नहीं उठाया आपने, आप खुद देखिए, हाथ थोड़ा सा उठना चाहिए बीच में। आप ऑटोमेटिकली जो है, अब जैसे मान लो रिसेप्शन लिखना है ना, तो रे, ये तो समझ में आता है हाथ नहीं उठाना है, बट आर के बाद भी हाथ नहीं उठाना नहीं चलेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? आपने आर लिखा और रिसेप्शन लिखना है और यहीं से ऐसे करेंगे तो पता नहीं कैसे बनेगा, बट अगर आप इस तरीके से लिखते जा रहे हैं
इसके साथ तो समझ में आता है, लेकिन इसको भी लपेट देंगे, फिर सारा लपेट देंगे तो राइटिंग गड़बड़ हो जाएगी, है ना। कहीं कहीं ठीक है, कहीं कहीं मजबूरी है तो उठ जाएगा। अब जैसे डिसाइड है, मान लो डिसाइडेड, कहीं हाथ उठाने की जरूरत नहीं है मान लिया, लेकिन इसमें ई है, आई है, सी है, सब एक ही जैसा दिखता है। मतलब आप अपना ही कॉपी देखिएगा, ई सी आई सब आपको जैसे ही दिखेगा, ठीक है ना। अच्छा, आपने बड़ा लिखा है इसका मतलब, हाँ पहले से तो बड़ा लिखा है। असल में तुम इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी ना बेटा, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट में तो लिखना कम पड़ता, मतलब कम का मतलब ये है कि जो विषय है उतना ही लिखना है। अब तुमको 2-2 हज़ार 1200-1200 शब्द निबंध लिखने होंगे, तो एग्जामिनर कॉपी पढ़े तो गिर ना पड़े, ध्यान रखो इसका, क्योंकि वो संतुष्ट तो नंबर मिलेगा, उसको चमत्कार की तरह दिखाओ, मतलब आपको हर हर तरीके से अपनी मेरिट मजबूत रखनी है। कहीं से भी कोई कमी छोड़ देंगे तो आप उसको मौका दे देंगे ना। आप उसका क्या नुकसान होना है, परीक्षा तो हम दे रहे हैं, तो हम उसको अवसर न दें, ठीक है। आप चीज को थोड़ा सा अभी टाइम है, जैसे आर, आप एनर्जी में देखिए, आर वगैरह कहाँ दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, सिग्नेचर दिखता है एनर्जी, लगता है जैसे किसी ने सिग्नेचर किया हुआ। आपका ई नहीं बच्चा, इसको थोड़ा करेक्ट करिए, ठीक है ना। कहीं कहीं देखेंगे आप लोग, जैसे ये लिखते हैं ना, जब जैसे ए और डी दोनों आया हो, मान लो कहीं कोई ऐसी जगह हो, चाहे इसके बीच में कोई अक्षर आए, तो ये एक जैसा ही दिखता है। डी में क्या फ़र्क है, ए ऐसे लिखते हैं, डी ऐसे लिखते हैं, अगर इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए तो ये भी ए ही हो जाता है। ये मतलब थोड़ा और क्लियरिटी के साथ होना चाहिए मेरे हिसाब से, नंबर तो राइटिंग पे भी मिलता है ना, नंबर तो हर चीज़ पे मिलता है, ठीक है ना। एक आपने एक जगह पे लिखा जो मैं पढ़ ही नहीं सकता है, क्या लिखा, अभी तक 3-4 बार प्रयास किया, नहीं पढ़ पाया, ठीक है ना। आपकी कई जगह हम 2-4 लाइन के बाद कई चीज़ हम पढ़ ही नहीं पाए हैं, प्रोनाउंसिएशन ही नहीं निकाल पाया उसका कि क्या होगा, अंदाज़ा लगा लेते थे कि यही लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आप डिफेंस जो लिखे हैं, डी नहीं लगता है, वो ए लगता है मुझको। डी में थोड़ा डंडा देखे होंगे, 4 लाइन की कॉपी होती थी ऐसे, तो डी यहाँ लिखा जाता था और ए यहाँ लिखा जाता था, शुरू में सिखाने के लिए यही करते हैं, तो ये डंडा यहाँ टच करना चाहिए, और जब जी लिखा जाता है तो यहाँ लिखा जाता था, और एच होता था तो यहाँ लिखा जाता था, ओ होता था तो यहाँ लिखा जाता था, पी होता था तो यहाँ लिखा जाता था, ऐसे होते थे ना। अब अगर आप ए को, इस डंडे को यहीं तक रखेंगे तो ये के ए और बन जाएगा, आदत डलवाया जाता था शुरू में, वो आदत आप लोग प्लेन काफी बराबर कर लिए हैं, ठीक है ना। इस पे ध्यान दो जरा, आप राइटिंग को बहुत लेटा के बजाय थोड़ा खड़ा कर दो ना, तो दिखने लगेगा। ऐसा होता है ना, जैसे कोई चीज चपटी है, उसको थोड़ा ऐसे कर दो, आपकी राइटिंग थोड़ी चपटी सी लगती है,
मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जैसे इसका स्पेस इतने पे लिखते हो तो इसको थोड़ा यहाँ तक ला दो, बस ऐसे उठने लगेगी राइटिंग। जैसे फॉन्ट उठा देते हैं लोग डिजाइनर, ऐसे थोड़े से उस तरह से, ठीक है ना। वैसे थोड़ा करो, मेहनत करो, ये सब भी तो उसी का भाग है, कौन सा हम नया बता रहे हैं, ठीक है ना। आपने जैसे ढाका लिखा है ना, आप एच और के एक ही जैसा लिखा हुआ है, आप खुद देख लीजिए, जल्दी में हो ही जाता है। डी एच ए और फिर के लिखे हैं जो, अब पता नहीं ढाका है क्या है, हम यही समझ पा रहे हैं, ढाका ही है। हैं? ये क्या लिखा है ये बताओ क्या लिखा है। ढाका है ना, देखो एच और के एक जैसा है कि नहीं। हाँ? इसको चेंज करो, ये सब इतना मेहनत एग्जामिनर नहीं करेगा बेटा, वो नंबर वंबर नहीं देगा, ऐसे काट देगा। आप पढ़ने में ठीक है लेकिन बताएंगे नहीं, उसको कैसे मालूम चलेगा कि यही ठीक है, ठीक है। राइटिंग भी आप जैसे साफ सुथरे कपड़े भी तो आप ही का सजने संवरने का एक वो है ना। आपका दिमाग बहुत अच्छा है, फटे कपड़े पहन घूमेंगे? हाँ, नहीं ना। कपड़े में प्रेस ना हो तब भी बिजली चली जाए वो शर्ट नहीं पहनते हैं, धुली है प्रेस नहीं है, हर चीज़ का समय के साथ नीड है ना, ठीक है। अप्रिशिएट रोज नहीं कर सकते हैं, किसी दिन थोड़ा सा, तो रोजाना आपका मन खुश रहे जरूरी नहीं है ना, थोड़ा इन्फ्लुएंस जो है। कोलंबो प्रस्ताव आज बताएंगे, लिखिए कोलंबो प्रस्ताव। अरे हम लोग ये तमाचे बहुत खाए हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, मालूम नहीं है क्या? हाँ भाई, हम लोग पढ़ते थे, सिलेक्शन कहाँ हुआ है? क्यों ऋतिक भाई, आपको पढ़ाते हैं क्या, हमारा सिलेक्शन हुआ है क्या? नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है? हाँ भाई, क्यों इसलिए नहीं हुआ है कि क्योंकि ये जो बता रहे हैं ये हमारे साथ भी हुआ होगा, तो हमको पता है ना कि सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। क्यों सिलेक्शन इसीलिए तो नहीं होता है कि जो कमियां हैं आप उसको दूर नहीं करेंगे। अब कमियों के भी कई प्रकार हैं, अब हर व्यक्ति के साथ अलग अलग प्रकार लागू होता है। हमारी कमी अपने ढंग की रही होगी, आपकी कमी आपके ढंग की है, लेकिन वर्षों की मेहनत पढ़ते पढ़ाते ये आइडिया आ जाता है ना कौन सी कमी सिलेक्शन नहीं होने देगी, तो उसको समय रहते ठीक किया जाए, बस और क्या करना है। हुँ? और कभी भी क्वेश्चन, अब आगे जब भी असाइनमेंट लिखो, पहले नहा धो के पूजा व्रत उपवास करके, समझे ना। क्यों रुचि सुन रही है ना? जब भी आंसर लिखो पहले नहाओ धो, अगरबत्ती जलाओ और ईश्वर से प्रार्थना करो, हे प्रभु जो प्रश्न हम लिखने जा रहे हैं, हाँ, इसको ठीक से सुचारू रूप से संपन्न करा देना।